एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर जो कि 12th का चैप्टर है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इससे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो इंट्रोडक्शन पार्ट से हमारे पास थे, हमारे पास नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस हमने कवर किए थे और साथ में हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन से हमने क्वेश्चंस को कवर किया था। जैसे लास्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास इस तरह का कंपाउंड दिया गया था, रिएक्शन थी, आपको रिएक्शन कंप्लीट करके बतानी थी आपके पास। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आपके पास हटता है, फटाफट से एक दो क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से ये डबल बॉन्ड आपके पास हटता है और आयोडीन जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 आइडो 1 मिथाइल आपके पास और साइक्लोहेक्सेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम आपके पास है। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल हमने इसी क्वेश्चन के अंदर देखा था कि अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड दिया गया है और साथ में मैंने HBr का अटैक यहाँ पर कराया है तो रिएक्शन आपके पास कैसे की जाएगी। अब देखो, अगर मेरे पास इस तरह की रिएक्शन है, क्योंकि HBr दिया है, HBr के साथ कोई पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा। अब मार्कोनिकव रूल क्या कहता है कि अगर डबल बॉन्ड का आपके पास 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन आपका हाइड्रोजन रिच होता है और एक जिसमें हाइड्रोजन कम देखने को मिलते हैं, ये कहता है कि जो हाइड्रोजन रिच आपके पास रहेगा वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ता है और जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर हैलोजन जाके जुड़ता है, जब हम मार्कोनिकव रूल की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं एंटी मार्कोनिकव रूल की बात करूं कि अगर यही रिएक्शन HBr आपके पास प्लस में पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती तो इसका उल्टा बनता, हाइड्रोजन रिच पे जाके X जुड़ता और हाइड्रोजन जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम है वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ता, ठीक है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर बात करूं आपके पास, ठीक है, क्योंकि HBr दिया गया है, तो देखो आपके पास जो कार्बन आपके पास हाइड्रोजन रिच है वहां पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन आपके पास रहेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, आपके पास स्टार वाले कार्बन पर जाकर हैलोजन जुड़ जाएगा, मतलब Br आपके पास जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैं HBr अगर डालती हूं तो सेम मैनर के अंदर क्या होगा, क्योंकि हमने मार्कोनिकव रूल लगाना है तो डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर HBr प्लस में पर ऑक्साइड दे देता तो इस वाले कार्बन पर जाकर Br जुड़ता और इस वाले कार्बन पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ता और डबल बॉन्ड वहां से हट जाता। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखे थे। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने वहां डिस्कस नहीं किया था, वो भी मैंने आपको एज अ रिवीजन आपको डिस्कस करवा दिया है, ठीक है। अब देखो अगले सेकंड टॉपिक पर बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक के अंदर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, साथ के साथ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास कौन सी है। अब सबसे पहले क्या कहता है, इन हेलो अरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। देखो हेलो अरीन मेरे पास ये आपके पास है, X यहाँ पर दिया गया है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, इस रिंग के साथ कंजुगेशन के अंदर ही तो होते हैं। हमने यहाँ पर रेजोनेंस देखा है जब हमने रिवीजन की है चैप्टर की कि यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस बनता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, कंजुगेशन में आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका मतलब क्या है, ए जो आपको दिया गया है वो सही दिया गया है।
इसके बाद सेकंड देखो क्या कहता है, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। ये बात आपको बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड आपके पास होता है ये कैसे नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो अब एक बार सी और डी भी देख लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें पता है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो सी और डी भी सही दिए गए हैं, लेकिन एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखो आपके पास सी ऑप्शन कहता है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज प्लेनर। बिल्कुल सही बात है। जब हम SN1 की बात करते हैं, SN1 का मतलब क्या होता है? 2 स्टेप मैकेनिज्म आपके पास। ठीक है, और हमने देखा है 2 स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, मतलब इंटरमीडिएट आपके पास फॉर्म होता है। और अगर कार्बोकैटायन बनता आपके पास है तो कार्बोकैटायन हमेशा कैसे नेचर का होता है? प्लेनर नेचर का होता है। तभी हम बोलते हैं कि SN1 के अंदर हमेशा रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। तो अटैक आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी कर सकता है, बिलो द प्लेन भी कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है। और ये आपके पास कैसे नेचर का होता है? कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसका मतलब सारी बातें यहाँ पर सही कही गई हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और यही आपके पास क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, फोर्थ वाला और देखते हैं। आपके पास 2 कंपाउंड दिए गए हैं। एक आपके पास दिया गया है CH2CHCl आपके पास, एक C6H5CH2Cl आपको दिया गया है। ये बोलता है इन दोनों में से, मान लिया ये A है, ये आपके पास B है। ये कहता है A और B में से आपके पास जो B वाला है ये ज्यादा रिएक्टिव आपके पास होता है टुवर्ड्स एन SN1 रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है कि SN1 के अंदर हमेशा क्या होता है? आपके पास जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अब देखो अगर मैंने यहाँ से Cl निकाला तो इस तरह का कार्बोकैटायन बनेगा, और ये कार्बोकैटायन इस फिनाइल रिंग के साथ क्या है? डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व कर रहा है। मतलब क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस दिखा रहा है। अगर रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। और अगर स्टेबल होगा तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगर मैं ए वाले में बात करूंगी यहाँ पर आपको कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी वाली जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही आपको बोली गई है। तो अगर मैं फर्स्ट का सही आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हमने पढ़े हैं वो सभी ऑप्शंस आपके पास कैसे हैं? सही आपको दिए गए थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन दिया गया है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन दिया गया है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दिया गया है, एंड ऑल हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट। आपसे ये पूछा गया है क्या तीनों के, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। पहले फटाफट से बेंजीन बना लेते हैं। पहला क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरो है, मतलब एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। अगले में ये मेटा पर है, उससे अगले में ये पैरा पर है। ये कहता है कि किसका ज्यादा है, क्या A का ज्यादा है, B का ज्यादा है या C का ज्यादा है, या तीनों के मेल्टिंग पॉइंट आपके पास बराबर है, सेम है, ये आपको बताना है। अब देखो आपको पता है कि जब हम यहाँ पर A वाले में बात करेंगे ऑर्थो पोजीशन के अंदर दोनों पास पास में हो जाएंगे Cl, तो यहाँ पर कैसा दिखाई देखने को मिलेगा? रिपल्शन देखने को मिलेगा, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब आप मेटा में देखोगे कंपैरेटिवली, पैरा के कंपैरेटिवली यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा आपको? डिसेबिलिटी, डिस्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं पैरा में बात करती हूँ, पैरा का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्या रहेगा आपके पास? ज्यादा सिमेट्रिकल आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखो इसको, ये कैसा दिखाई दे रहा है? ज्यादा सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। एक Cl ऊपर है, एक Cl आपके पास नीचे है इन दोनों के कंपैरिजन में।
मतलब यहाँ पर ये आप ये भी कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की है इस पर्टिकुलर लैटिस के अंदर, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल ज्यादा है यहाँ पर आपके पास तो इसका मतलब कैसा है, ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा स्टेबल है। और अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा किसका होगा, इसी पैरा वाले का रहेगा। तो अगर मैं सही आंसर की बात करूंगी तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड का सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं मेरे पास, वो मुझसे क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हर एक आपको करना है क्योंकि पेपर में पूछा गया है ऑलरेडी। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ये बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। देखो ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर RX मेरे पास है, RX के अंदर अल्कोहलिक KOH यहाँ पर अगर डाला जाता है तो अगर आपके पास एल्कीन बनती है तो इस रिएक्शन को हम क्या पढ़ते हैं, बीटा एलिमिनेशन पढ़ते हैं, या फिर हम इसे क्या पढ़ते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम इस रिएक्शन को बोलते हैं। ये एक नेम रिएक्शन हमारी है, ठीक है। तो थर्ड का सी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आपके पास हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म in air and sunlight produce a poisonous gas known as। देखो ये कहता है कि अगर मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, अगर मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो एयर के अंदर, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एक गैस आपके पास है जो रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो गैस आपके पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, या फिर अगर हम गैस की पर्टिकुलरली बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको फॉस्फीन गैस हम इसको बोलते हैं। हम बोल सकते हैं द क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय air in the presence of light to an extremely poisonous gas carbonyl chloride also known as the phosphine gas आपके पास। तो कोई भी यहाँ पर आपके पास फॉस्फीन गैस है, इसीलिए हम फोर्थ का सी आंसर लगाएंगे। अगर फॉस्फीन गैस नहीं मिलता, आपको यहाँ पे क्या मिल सकता था, कार्बोनाइल क्लोराइड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता था, ठीक है। इसके बाद देखो अगला फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अक्कर इन। देखो ये बोल रहा है कि इन्वर्जन किसके अंदर होता है, ध्यान रखो SN1 दिया है, SN2 दिया है, एक हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। SN1 के अंदर क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, और 2 स्टेप मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि कार्बोकैटायन है वो प्लेनर नेचर का होता है, तो यहाँ रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो SN1 तो हो नहीं सकता, तो बी भी गलत हो गया, ठीक है। SN1 है नहीं तो डी भी गलत हो गया। अब देखो SN1 के अंदर, SN2 के अंदर क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, याद है ना कि एक साइड में लिविंग ग्रुप जा रहा है X आपके पास, और इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो एक साइड से जाना है, एक साइड से आना है, तो दोनों अपोजिट में होता है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, इन्वर्जन नाम बोलते हैं। याद आया सभी को? तो अगर इसका सही आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। तो फिफ्थ का ए आंसर आपके पास है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपके पास बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जब क्लास में टॉपिक कराया जाता है तब आपको बोला जाता है कि पेपर में पूछा जाएगा, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिन पे आपको बार बार गौर करना है। देखो 6th क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया था, एक ही पेपर के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। क्या बोलता है, रेसिमाइजेशन अक्कर इन
अभी तक हमने कई बार पढ़ लिया है इसी लेक्चर के अंदर कि SN1 के अंदर क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है। SN2 के अंदर क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 6 का क्या सही आंसर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल है। फिजिबल का मतलब क्या होता है, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ये आपको यहाँ पर बताना होता है। तो देखो आपको पहली रिएक्शन दी गई है, इसी में से देखेंगे CH3CH2Br है, साथ में आपके पास NaOC CH3 का थ्राइस आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है। सेकंड के अंदर आपके पास देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आपके पास क्या है, CH3CH2Br है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपके पास, तो यहाँ पर एक CH3CH2Br है, दूसरी तरफ क्या है, इस कार्बन पर Cl है और 3 CH3 मेरे पास अटैच है। तो अगर मैं यहाँ बात करूंगी तो पहले वाला कैसा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास है, और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूंगी अगर आपके पास, तो ये कैसा है, ये आपके पास टर्शरी नेचर का है। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की फिजिबिलिटी की बात करती हूँ तो अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, इट शुड बी प्राइमरी इन ऑर्डर टू बी फिजिबल और पॉसिबल इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, तभी आपके पास इजीली रिएक्शन हो जाती है, इजीली पॉसिबल हो जाती है, स्पॉन्टेनियस आपके पास रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब 7th का सही आंसर क्या होगा, आपके पास ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, प्राइमरी होना चाहिए। अगर आप फिजिबिलिटी की बात करते हो तो रिएक्शन इजीली आपके पास हो जाती है, आपके पास फटाफट से रिएक्शन हो जाती है, पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखो 8th क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रिएक्शन ऑफ 1-phenyl 2-chloropropane with alcoholic KOH gives mainly। इसने क्या बोला है, 1-phenyl, पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1-phenyl 2-chloropropane आपको दिया गया है। देखो पहले प्रोपेन आपके पास है तो 3 कार्बन मैंने लगा लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट पे क्या है, फिनाइल रिंग आपको दी गई है, सेकंड पे क्या है, क्लोरीन है, बाकी हर जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन से हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो पर्टिकुलरली ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। इसके अंदर क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो अगर मैं अल्कोहलिक KOH यहाँ पर डालूंगी तो आपके पास क्या होता है, ध्यान दो, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है। तो ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। ध्यान से देखो, इजी रिएक्शन है, बिल्कुल बहुत बार पढ़ते हैं, बार बार पेपर में पूछता है। ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा बीटा के बीच में आपके पास अल्फा, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा, इधर से क्लोरीन जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। याद आया, हमेशा कहती हूँ बीटा एलिमिनेशन के अंदर अल्फा बीटा कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, एल्कीन बनती है। तो क्या बनेगा, CH3 आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड आपके पास कार्बन, और इस कार्बन पर क्या बनेगी, फिनाइल रिंग बनेगी। तो हम इससे क्या बोलेंगे, 1-phenyl prop 1-ene हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल में देखो 1-phenyl प्रोपीन पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो 8th का सही आंसर आपके पास ए हो जाएगा। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बीटा एलिमिनेशन सिंपल पूछा गया है। बीटा एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, अल्फा और हाइड्रोजन, एक आपका हेलोजन जाता है, हाइड्रोजन जाता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब -HX आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा इस वाले एग्जाम में। आगे कहता है 9th क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे रिएक्टिविटी बेसिकली पूछी गई है। इसी लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर हम SN1
की तरफ अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो SN1 के अंदर क्योंकि 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर आपके पास डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। अब आपको पता है कार्बोकैटायन के अंदर क्या होता है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, और लास्ट में हम किसको रखते हैं, मिथाइल में रखते हैं। और एक दो एग्जांपल अगर बढ़ा के देता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये याद रखो, बेंजाइल आपके पास है वो सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आपके पास अलाइल होता है, फिर टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर आपके पास मिथाइल रिंग आपके पास होती है, मिथाइल ग्रुप आपके पास होता है। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनेगी वही आपके पास क्या होगा, रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो आपके पास जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा बेंजाइलिक है। अब सबसे ज्यादा बेंजाइलिक है तो यहां देखो 9th ऑप्शन के अंदर अगर आप सी ग्रुप के अंदर जाओगे तो आपके पास बेंजाइलिक ग्रुप ही दिया गया है ना। आपके पास C6H5 है, CH, यहाँ पर भी C6H5 है, दो आपके पास ग्रुप यहाँ पे दिए हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो C वाला होगा ना। बाकी में देखो एक C6H5 है, ऊपर वाले में भी एक है, दूसरे में नहीं है, यहाँ सिंपल आपके पास कार्बन हाइड्रोजन दिया गया है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, C वाले के अंदर है, तो इसका कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 9th का सी आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा, क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल आपके पास होता है। अब चलते हैं फटाफट 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th में देखो क्या कहता है, विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा क्वेश्चन है और इजी है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो। ये क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन आपके पास है, क्लोरोबेंजीन से आपको टॉलीन बनाना है। टॉलीन का मतलब क्या है, CH3 होना चाहिए। अब ये पूछता है कन्वर्जन है वो मोर देन वन स्टेप के अंदर नहीं करना है, सिर्फ वन स्टेप के अंदर कन्वर्जन बताना है, और ये बताना है उस कन्वर्जन के अंदर कौन सा रिएजेंट आपके पास यूज होगा। ठीक है, अगर हमारे पास यूज होता है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा रिएक्शन को, अगर चैप्टर शुरू होता है, पहली रिएक्शन वुड्स रिएक्शन पढ़ते हो आप लोग, फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिटिग रिएक्शन पढ़ते हैं। याद करो एक बार, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 RX ग्रुप आपके होते हैं, सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, RR बनता है। याद आया, अगर फिटिग में करते हैं 2 अराइल ग्रुप आपके पास होते हैं, दोनों सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं तो अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ, वुड्स फिटिग रिएक्शन कराती हूँ, तो आपको एक तो अराइल रिंग लेनी होती है और एक RX लेना होता है, और दोनों को जब आप सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हो तो इस अराइल ग्रुप के पास क्या जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है। याद आया आपको। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अराइल रिंग का मतलब क्या है, देखो पहला देखो क्लोरोबेंजीन क्या है, ARXC तो है आपके पास, और इस AR के ऊपर R ग्रुप जोड़ना है आपको, और R कौन सा जोड़ना है, CH3 जोड़ना है। तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या लूंगी, CH3Cl ले लूंगी, प्लस में सोडियम ले लूंगी, आपके पास 2 मोल, प्लस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगी, तो क्या बन जाएगा, टॉलीन बन जाएगा। तो ये एक रिएजेंट का यूज करके आपने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, क्लोरोबेंजीन से आपका टॉलीन आपका बन गया। ध्यान आया सभी को, पहली ही रिएक्शंस हैं वुड्स रिएक्शन, ये वाली जो पर्टिकुलरली आप यूज कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड द फिटिग रिएक्शन। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना बच्चा, अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है चैप्टर को तो भी आपका इजीली हो जाएगा। अगर आप अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी टाइम की ऐसा नहीं है कि कमी है, कमी तो है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज द हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
अब क्या देता है, 1,2 डाइक्लोरो देता है, 1,3 डाइक्लोरो देता है, 1,4 डाइक्लोरो देता है, एंड ऑल द आइसोमर्स हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट। बेटा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, यहाँ पे क्या था, आपको डाइक्लोरो बोला था, डाइक्लोरो क्या बोला था, अगर ध्यान हो तो आपको ऑर्थो डाइक्लोरो बोला था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरो बोल सकते हैं। मेटा वाले को 1,3 बोल सकते हैं, पैरा वाले को 1,4 बोल सकते हैं। और आपने देखा था कि जो पैरा वाला आपके पास होता है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और इसीलिए ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, सबसे हाईएस्ट आपके पास होता है। तो इसका मतलब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आपका सही आंसर है। तो 11th का सही आंसर आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th के अंदर आपको एक पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न के अंदर 4 रिएक्शन बेसिकली आपको दी गई हैं। आपको बताना है ए बी सी डी आपके पास क्या होगा। तो ध्यान से देखो एक बार, पहले बीच में देखो सेंटर में क्या है, C2H5 है, Cl है, मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपको दे रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर दो चीजें डाली हैं, एक आपको अल्कोहलिक KOH डाल दिया और एक को एक्वस डालो। पेपर में एक एक्वस आया था आपके पास, ठीक है, एक एक्वस KOH है, एक अल्कोहलिक KOH है। आप सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो यही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा हम बार बार याद करवाते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर एक्वस KOH दिया है तो X हटके क्या लगेगा, OH लग जाएगा, है ना। अगर अल्कोहलिक KOH दिया है तो क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, जो हमने अभी भी कई बार डिस्कस हमने कर लिया है यहाँ पे, जिसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं, जहां पे क्या बनता है, बेसिकली एल्कीन आपको देखने को मिलती है। अगर मेरे पास रिएक्शन आपके पास KCN में होता है तो X हटके CN जुड़ जाता है, और अगर KCN की जगह हमने AgCN ले लिया तो X की जगह क्या जुड़ता है, NC जुड़ता है, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड वहां पे जुड़ता है। तो वही रिएक्शन यहाँ पर है, देखो एक्वस KOH है तो क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, Cl हटके, KCN है तो क्या हो जाएगा, C2H5CN जुड़ जाएगा, AgCN है तो C2H5NC, आइसोसाइनाइड बनाना है भाई, ध्यान देना, ठीक है। और अगर अल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बनेगा। अब 2 कार्बन इथाइल है तो इथाइल से क्या बनाना पड़ेगा, इथीन बनाना पड़ेगा, मतलब C2H4 आपके पास बनेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जा चुका है। एक बार इसको फटाफट से रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे 12 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। देखो बच्चा, ऐसा नहीं है ये सभी एक ही नंबर में पूछा गया है, हम कहने को 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ बोल रहे हैं। जो आपका 12th वाला क्वेश्चन है वो 2 मार्क में पूछा गया है, हाफ ऑफ क्वेश्चन, मतलब हाफ ऑफ रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन है वो हाफ ऑफ मार्क्स की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स थे भाई, देख लेना, मैंने आपको आंसर बता दिया था, आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर आप इसमें से मैच कर लेना कौन सा सही है। इसके बाद देखो 13th क्वेश्चन हमारे पास, 13th क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है आपके पास, 13th के अंदर बोलता है आपको कि which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction। आपको बताना है न्यूक्लियो, ये थोड़ा सा मोटा अब हो रहा है, यहां देखो भाई, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको एक क्लोरोबेंजीन दे दिया है, इसी को जूम कर लेते हैं। अब क्लोरोबेंजीन पर ऑर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप लगाया है, अगले में 2 नाइट्रो ग्रुप लगाए हैं, अगले में 3 नाइट्रो ग्रुप लगाए हैं। अब ध्यान से देखो कि जो मेरे पास नाइट्रो ग्रुप होता है वो कैसे नेचर का होता था, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास लगा होता है तो वो क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करने का काम करता है ना बच्चा।
जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होता है तो वो रिंग को क्या करने का काम करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। इसका मतलब अगर वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है तो इसका मतलब जितने ज्यादा NO2 ग्रुप आपके पास लगे होंगे वो उसकी रिएक्टिविटी को उतना ही ज्यादा इन्हांस कर देंगे। क्लियर हुआ ना? तो अगर यहां पर देखो 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, ये तीनों क्या करेंगे, ये भी एक्टिवेट करेगा रिंग को, इधर वाला भी करेगा और पैरा पोजीशन वाला भी करेगा, तो तीनों मिलके क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाएंगे ना। तो इसका डी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव पूछा था टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा तो वो रिंग को क्या करेगा, हमेशा एक्टिवेट करेगा। और अगर रिंग एक्टिवेट हो जाएगी इसका मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या मोर और मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल enhance द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स undergo racemization on hydrolysis with aqueous KOH। आपसे पूछता है अगर ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन सब का मैं हाइड्रोलिसिस कर देती हूं KOH रिएक्शन के साथ, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो रेसिमाइजेशन आपके पास करेगा, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दोगे, अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो अगर कहीं पर कायरल कार्बन है, अगर आपको नहीं पता है तो स्टार करके ये बात लिख लेना कि अगर आपको कोई कार्बन, कायरल कार्बन अगर आपके पास होता है तो अगर वो कायरल होगा तभी वो क्या करेगा, आपके पास रेसिमाइजेशन देगा। तो बस आपको चारों ऑप्शन में से कायरल देखना था। तो देखो यहां देखो CH2 2 हाइड्रोजन है तो फर्स्ट वाला हो नहीं सकता। सेकंड में भी देखो आपके पास अगर कंपाउंड के बारे में बात करोगे तो क्या कायरल कार्बन आपके पास है, यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन आपके पास लगे हैं, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ देखो एक जगह इथाइल ग्रुप है, एक जगह मिथाइल ग्रुप है, एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह हाइड्रोजन है। तो डी वाला ऑप्शन है, इसके अंदर कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन आपके पास है। और अगर कायरल कार्बन होगा तो सिर्फ यही कंपाउंड है, दैट इज द ओनली कंपाउंड which undergo the racemization with KOH, that will be the chiral carbon। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर 14th का क्या हो जाएगा आपके पास, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ कायरल कार्बन बचा आपको ढूंढना था। अगर आपको ये बात पता थी तो 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 बोलता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दिया गया है जहां मैग्नीशियम ड्राई ईथर आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास X बनता है, आपको बताना है X क्या होगा, प्लस में अगर आपने उसका हाइड्रोलिसिस कराया है तो आपको Y बताना है कि Y आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास रिएक्शन को लिख लेते हैं, CH3Br है, इसके अंदर आपने मैग्नीशियम डाला, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाला, तो देखो हमेशा Mg डालते हैं तो क्या बन जाता है, CH3MgBr बन जाता है। ध्यान रखो इसे हम क्या कहते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते थे। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। और अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये रिएक्शन बहुत बार आपसे पूछी जाती है, जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। और इस MgBr पे क्या लग जाएगा, इस MgBr के साथ मैग्नीशियम पर OH ग्रुप आपके साथ लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं मेजर की बात कर रही हूँ, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मेन प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो मीथेन आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो 15th का A है, उसी के अंदर मीथेन दिया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड into an alcohol by aqueous NaOH is classified as। इसके अंदर बोलता है कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आपको एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है,
कैसे बदलना है? एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके बदलना है। तो पहले ध्यान दो, X हटा है, OH लगा है, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो 16th का क्या हो जाएगा सही आंसर? बी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फटाफट से असर्शन रीजन के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पेपर में, जो पूछे गए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें बोला है क्वेश्चंस नंबर 17 to 22, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एन असर्शन इज फॉलोइंग बाय एन कॉरस्पॉन्डिंग रीजन दैट इज द आर, यूज द फॉलोइंग की टू चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। ए है आपके पास बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी के अंदर है बी, ए एंड आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड के अंदर बोलता है ए करेक्ट है, आर आपके पास इनकरेक्ट है। डी में बोलता है ए इनकरेक्ट है, आर आपके पास करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, आंसर बताना है। देखो 17th के अंदर ध्यान दो, 17th में क्या बोलता है आपके पास? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर दैट क्लोरोइथेन, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से एक बार देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर दैट क्लोरोइथेन, सही बात बोली है। ए क्या है आपके पास? सही बात बोली है इसने। अब देखो रीजन क्या बोल रहा है आपके पास? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Ci इज लेस देन दैट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, गलत है आपके पास, रीजन मैच ही नहीं, रीजन गलत दिया गया है। तो इसका मतलब ए सही बात बोल रहा है, रीजन आपको गलत दे रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 17th का? नहीं, सही तो सही, एक सेकेंड भाई, सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी Ci बॉन्ड, सही बात है Ci बॉन्ड, क्योंकि कार्बन आयोडीन, आयोडीन कैसा है? बड़े साइज का है, ठीक है। नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, अगर साइज बढ़ रहा है तो यहाँ से बड़े साइज की वजह से फटाफट से बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर बॉन्ड फटाफट से टूट जाएगा मतलब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है कि बॉन्ड आपका फटाफट से टूट रहा है आपके पास। तो आयोडीन क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे आपके पास है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगी? कम रहेगी यहाँ पे। जबकि कार्बन Cl के अंदर बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है आयोडीन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा आपके पास है। तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो बात तो सही है भाई, रीजन सही दिया गया है, मैंने उल्टा सोच लिया था, ठीक है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और इसी वजह से आपकी जो आइडोइथेन की रिएक्शन है वो कैसी होती है? इजियर होता है। तो इसका मतलब ए भी सही आपके पास दिया गया है, ए भी आपको सही दिया गया है, रीजन भी आपको सही दिया गया है, ठीक है, और आपका आंसर भी ठीक है। तो यहाँ पे 17th का ए आंसर ठीक हो जाएगा। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। इसके बाद देखो 18th पे चलते हैं। 18th में क्या बोल रहा है? द क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लोरोइथेन है वो रेसिस्टेंट करती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ पे रूम टेम्परेचर पे। अब क्यों करती है? क्योंकि आपका बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, नहीं भाई वीकर नहीं होता है, यहाँ पे रीजन गलत है और असर्शन आपके पास ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं क्लोरोबेंजीन के अंदर बात करती हूँ, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर जो आपके पास कार्बन एटम है जिससे क्लोरीन अटैच है, ये कार्बन एटम क्योंकि क्लोरीन से अटैच है तो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपके पास होता है, और कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का आपके पास है। यहाँ पे द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोजन halogen atom is attached is the sp2 hybridized and the highly electronegative in nature, that's why it cannot be replaced by a nucleophile, ठीक है। यही रीजन आपको लिखना है। एक बार ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में भी पूछा गया था, तो आपको आंसर ऐसे ही देना था। इसके बाद देखो 19th क्वेश्चन क्या बोलता है? असर्शन है, असर्शन में बोलता है अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉरी, ठीक है।
इनसॉल्युबल वाटर के अंदर आपके पास सही बात है, एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी हमने वाटर में पढ़ी है, लो सॉल्युबिलिटी होती है, इनसॉल्युबल आपके पास रहते हैं। आगे कहता है एल्काइल हैलाइड हैव द हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये भी बात सही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके पास होता है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, असर्शन रीजन। अब इनसॉल्युबिलिटी का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लिंक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो सही आंसर 19th का क्या हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा। इसके बाद देखो 20th क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन है CH3 थ्राइस है कार्बन पर OCH3, ये आपको आयोडीन एंड मिथेनॉल देता है HI के साथ, बिल्कुल सही रिएक्शन दिया है आपके पास, 20th का फर्स्ट बिल्कुल सही है। और रिएक्शन क्यों ऐसी होती है, क्योंकि SN1 रिएक्शन होती है, तो देखो यहाँ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो 20th का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। 21 देखो, असर्शन में बोलता है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपके पास बेंजोइक एसिड है, कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप आपके पास होता है, ये क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, इस वजह से आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देता है। अब देखो रीजन क्या है, द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, अब ये भी मैंने बताया डीएक्टिवेटिंग होता है इस वजह से, तो इसका मतलब रीजन गलत दिया गया है, असर्शन ठीक दिया है, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22nd देखो आपको क्या कहता है, द असर्शन बोलता है अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज ईज, ये आपके पास गलत है, रीजन में बोलता है द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अराइल हैलाइड हैज द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये वाली बात सही है भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपके पास होता है, तो इसका मतलब ए गलत दिया गया है और आपके पास आर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। अब देखो अराइल हैलाइड के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ही होती है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड के आपका जो होता है अराइल हैलाइड के अंदर उसका पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसी वजह से ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ही ये रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट वाला गलत है, इसमें ईज लिखा हुआ है, सेकंड वाली बात बिल्कुल सही लिखी गई है, तो 22nd का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार 23rd क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला पेज कंप्लीट करते हैं इस वाले लेक्चर के अंदर। आगे देखो क्या कहता है, द आउट ऑफ, आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से बोलता है विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने कवर किया है, अगर आपको याद हो तो कोई बताएगा आपके पास कि सही आंसर आपके पास क्या होगा। फर्स्ट वाला जो आपके पास है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास जल्दी से रिएक्ट करता है SN1 रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अगला देखो आपके पास क्या कहता है, CH3 CH2 CH2Cl CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl है, दोनों में बताना है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है SN1 रिएक्शन की तरफ, तो जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहां पर रेजोनेंस बनेगा। अब देखो इस वाले रिएक्शन के अंदर क्लोरीन अगर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड के साथ क्या बना रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर रेजोनेंस नहीं है, तो सेकंड वाले एग्जाम्पल के अंदर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी आपके पास क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा आपके पास हो जाएगी, ठीक है। 25th के अंदर देखो क्या कहता है, द आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस्ड एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको दो तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखो अगर ए बी में हाइड्रोजन अप प्लेन है, बी ब्रोमीन है वो डाउन द प्लेन आपके पास है, बिलो द प्लेन बोल सकते हो, इधर वाले में भी बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, लेकिन यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, इधर आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH2 प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होके आगे CH3 मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। आपको क्या बताना है,
आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हाइड्रोजनेशन से पूछा है तो आप इसका हाइड्रोजनेशन करके देख लो, ठीक है। देखो ए वाले का अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगी, मतलब मैंने हाइड्रोजन को डाला किसकी प्रेजेंस में, निकल या पेडेलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन को मैंने यहाँ पे कराया, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन को कराती हूं तो देखो हाइड्रोजनेशन मैंने कराया तो क्या होता है, डबल बॉन्ड पे जाके काम करता है। अब ये डबल बॉन्ड पे, यहीं पर लिख दूं मैं यहीं पे, ठीक है। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये डबल बॉन्ड पे हटेगा तो यहां भी हाइड्रोजन लगेगा, यहां भी हाइड्रोजन लगेगा। बी वाले में भी देखो डबल बॉन्ड पे काम करेगा तो इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, इधर भी हाइड्रोजन लगेगा। आपको क्या देखना है, कायरल कार्बन देखना है। तो पहले वाले के अंदर देखो, पहले वाला अगर मैंने एक बार पेन चेंज करके बता रही हूँ, आपको जल्दी से दिखाई देगा, बनाने की जरूरत नहीं। देखो ये वाला जो मैंने पॉइंट लगा है, इसके इधर भी क्या बन गया, इथाइल ग्रुप बन गया, और जब आपने हाइड्रोजनेशन कराया यहाँ भी इथाइल बन गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। जबकि बी वाला है, इस वाले पॉइंट पे एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन कैसा है, आपके पास कायरल कार्बन है, ठीक है। और अगर ये कायरल होगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास रहेगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, यही इसने पूछा था, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 26